एक और जानकार से, एक और खास मेहमान से। सीसीएल प्रोडक्ट्स ने पहली तिमाही के नंबर्स पेश किए हैं। Q1 में मुनाफा 15% और आय करीब 29% बढ़ी है। एबिटा ग्रोथ 20% रही है। हालांकि मार्जिन में 1% से ज़्यादा का दबाव रहा है। कंपनी के नंबर्स पर और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO प्रवीण जयपुरिया सर मौजूद भी हैं। प्रवीण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स वाइज देखेंगे तो ऑन अ फेस ऑफ इट अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यू फ्रंट पर हो। वॉल्यूम फ्रंट पर सिचुएशन कैसी है इस तिमाही के अंदर, स्पेशली छोटे पैकेट्स को लेकर, सैशेस को लेकर, वहां कैसे ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी? अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हमने देखा है हमारा 18 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आया इस क्वार्टर में। और इसी तरह के हमने गाइडेंस भी दिए थे और हमने कई बार कहा भी था कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है हमारा और एबिटा ग्रोथ है वो दोनों एक लाइन में चलते हैं। तो इसलिए आपने देखा 18-20% का वॉल्यूम ग्रोथ है और एबिटा ग्रोथ भी 20% का है। तो अगर हम जो मैट्रिक्स हम देखते हैं कि भाई हमारा एबिटा पर केजी वो इंटैक्ट है कि नहीं, तो वो बिल्कुल इंटैक्ट है। मार्जिन पे वो प्रेशर इसलिए क्योंकि कॉफी के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा कॉस्ट प्लस मॉडल है, तो ऑप्टिकली देखने में लगता है कि मार्जिन्स थोड़े से दबाव में है, बट एक्चुअल में वो है नहीं। क्योंकि हमारा जो मार्जिन जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई एबिटा पर केजी जो मार्जिन है वो ठीक है कि नहीं, तो वो आप देखेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ जो है बिल्कुल एक दूसरे के लाइन में है। प्रवीण सर, आपने कहा कि कॉफी के प्राइसेस के अकॉर्डिंग एबिटा में इम्पैक्ट आता है, तो जो लोग नंबर्स को देख रहे हैं और जिन्होंने देखा है कि एबिटा में एक प्रेशर आया इस तिमाही में, उनको आप पहली चीज तो क्या कहना चाहोगे कि एबिटा पर केजीस इंप्रूव हुए हैं और वहां पर सीक्वेंशियल बेसिस पे कैसा नंबर है? 1 2 अभी Q1 के नंबर्स के बाद, क्योंकि हम Q2 में भी एंटर कर चुके हैं, तो अभी के जो प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं कॉफी के वो कैसे हैं? तो ये कैसे इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो Q2 के लिए? तो जहां तक पहली बात है, आपने सही कहा कि हमें जो है जो लोग एनालाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं उनको मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ को देखो। अगर वो लाइन में है तो इसका मतलब जो है वो मार्जिन इंटैक्ट है। यानी कि अगर हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 18 से 20% है जो मैंने आपको अभी बताया, और आप देख रहे हो कि एबिटा जो है वो भी 20% से ग्रो किया है, तो ये बिल्कुल जो है वो इन लाइन है। 8 से 10% का हमें वैल्यू का फायदा मिला कॉफी प्राइसेस के बढ़ने का, जिसके कारण ऑप्टिकली एज अ परसेंटेज टू टॉप लाइन आपको जो है वहां पे थोड़ी दबाव और या थोड़ी कमी दिख रही होगी। बट एक्चुअल में वो मैट्रिक्स जो है वो राइजिंग प्राइसेस में गलत होता है देखना। जहां तक दूसरी बात है कॉफी के प्राइसेस के ट्रेंड क्या हैं, तो वो अभी भी ऑल टाइम हाई के स्तर पे बने हुए हैं। और ये हमने देखा है कि ऑल टाइम 12-15 सालों में इतने हाई प्राइसेस हमने देखा नहीं है। तो वो अभी बने रहेंगे। इस महीने जो है वो ब्राजील का क्रॉप आता है, तो थोड़ा बहुत अंदेशा हमें लगेगा इस महीने के अंत तक कि किस तरह जो है वो कॉफी के प्राइसेस के ट्रेंड किस तरफ हैं। और फिर जो है दिसंबर जनवरी में वियतनाम का क्रॉप आता है, तो जिस समय हमें फिर एक आगे फ्यूचर देखने का मौका मिलेगा कि फ्यूचर में कैसे प्राइसेस बने रहेंगे। बट अगर आप जहां तक मेरा व्यक्तिगत अगर राय है तो वो ये है कि अभी इसी तरह के जो प्राइसेस हैं वो अगले 4-5 महीने बने रहेंगे कॉफी में। ओके प्रवीण सर, सुनने में आमतौर पे ऐसा आता है कि कॉफ़ी इज़ द न्यू लिकर और डिमांड अब अलग तरह की है कॉफ़ी की। पहले वो जो डिमांड होती थी वो रेगुलर लोगों के लिए था, अब कॉफ़ी एक अलग लीग में पहुंच चुका है, चाहे वो रिटेल आउटलेट्स के लिहाज से देखा जाए या डिमांड साइड पे देखा जाए। और इंडिया बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट्स के अंदर भी। सो कंसीडरिंग दिस, ये डिमांड पार्ट जो है ये जिस CAGR से ग्रो करके गया है पिछले 5 साल में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अगले 5 साल में इसकी रफ्तार दोगुनी होगी। ऐसा आप भी मान रहे हो क्या कुछ? तो सुमित, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है मैच्योर्ड मार्केट, जो यूरोपियन मार्केट है, जो अमेरिकन मार्केट, जो बहुत कॉफी कंज्यूम करते हैं, उनके कारण ही जो है कॉफी की मतलब जो इतनी डिमांड है वो उनके कारण। तो वो मार्केट जो है वो वहां हमें ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे जो है ऑलरेडी जो कॉफी की पेनिट्रेशन है बहुत हाई है। हर इंसान जो है वहाँ कॉफी पीता है और बहुत क्वांटिटी में पीता है, तो वहां पे हमें ग्रोथ जो है और वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो वहां पे इन मार्केट्स में जो मेच्योर मार्केट्स हैं उनमें हमें ग्रोथ जो है देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं जैसे कि एशियन मार्केट हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया या अफ्रीकन मार्केट है, यहाँ पे आप सही कह रहे हो, जो ग्रोथ ट्रेंड्स हैं वो बहुत बढ़ेंगे। आप देख रहे हो किस तरह से हमारे आसपास कॉफी का कल्चर बढ़ रहा है, कैफेज खुल रहे हैं। तो ये जो यंग जनरेशन है वो जो है वो कॉफी को इससे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रही है। और ये जो यंग जनरेशन है वो इवन इन टी ड्रिंकिंग इकोनॉमीज, इंडियन इकोनॉमी या चाइनीज इकोनॉमी, वहां पे आप देखोगे कि कॉफी जो है
उसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लोग जो है वो काफी, जो यंग जनरेशन है वो कॉफी पे ग्रेजुएट करेगी, ना कि टी पे, ऐसा मेरा मानना है। जो प्रवीण सर ने नंबर्स बोले उसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूं कि एशिया में पर कैपिटा 2 किलो कॉफ़ी का कंजम्पशन है और इंडिया में मात्र 300 ग्राम कॉफ़ी का कंजम्पशन है। तो अभी हम उससे बहुत पीछे हैं। तो प्रवीण सर, ये अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स आपके लिए खोल देता है, तो वो अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स आपने कौन से आइडेंटिफाई की? क्योंकि आपने एक रिसेंट एक्विजिशन भी किया है और वो 8 जून को आपने क्लेरिफिकेशन दिया था उसके ऊपर भी। तो वो सब चीज़ों को मिलाए तो आप कौन से नए मार्केट्स में आप एंटर करने जा रहे हो? तो हमारे कुछ, अगर आप मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक B2B सेगमेंट और एक B2C सेगमेंट। B2B सेगमेंट है जो, जहाँ पे हम जो नए मार्केट्स हैं, वहां पे हम जो देख रहे हैं, कुछ एशियन मार्केट्स हैं जिसमें हम बहुत फोकस कर रहे हैं, अफ्रीकन मार्केट्स है जहां हम बहुत फोकस कर रहे हैं, और वहां पे हम अपने स्मॉल पैक को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मिडिल ईस्ट मार्केट है। तो ये सब जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं, हम काफी फोकस डाल रहे हैं B2B में। और जहां तक B2C का सवाल है, देखिए हमने कहा था 5 साल पहले हमने अपना जो है B2C सेगमेंट शुरू किया एक स्ट्रक्चर तरीके से, और 4-5 साल में हमने इंडिया में इसकी अच्छी ग्रोथ देखी। तो फिर हमने कहा कि हमारा ये जो विजन है उस पर हम और आगे बढ़ सकते हैं कि हम अपना B2C सेगमेंट भी उतना ही मजबूत करें। तो इस सेगमेंट में भी हम दो तरह की स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। एक, डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया हो गई या सार्क कंट्रीज हो गई, तो यहाँ हम देख रहे हैं हम किस तरह से अपना ब्रांड को और अपने ब्रांड की ग्रोथ को या ब्रांड की इक्विटी को और बढ़ा सकते हैं। और जो मैच्योर मार्केट्स हैं जैसे कि यूरोप हो गई, यूके हो गया, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं हम अपने ब्रांड्स लॉन्च करें, या कुछ इस तरह की अगर वैल्यूएबल एक्विजिशंस आ जाती हैं, जैसा कि हमारे सामने परकॉल और रॉकेट फ्यूल का एक्विजिशन आया, तो हमें लगा ये हमारे लिए सही मौका है कि हम अपना B2C प्ले इन मार्केट्स, मैच्योर मार्केट्स में बढ़ा पाएं। क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच से ब्रांड बिल्डिंग करना काफी महंगा साबित होता है, यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग आसान नहीं है। तो जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम एक वहां पे बना हुआ ब्रांड है उसको हम एक अच्छे वैल्यूएशन पे ले सकें, तो वो हमने ले लिया, ताकि हमारा B2C प्ले जो है मैच्योर मार्केट्स में भी हम इसको आगे बढ़ा पाएं। प्रवीण सर, मैं 3 हिस्से में एक सवाल को पूछूंगा। पहला, क्योंकि आप रेलवेज के लिए बड़े सप्लायर हैं और ये कम लोग बात जानते हैं कि जो भी कॉफ़ी वो रेलवे में पीते हैं कॉन्टिनेंटल के नाम से, वो सीसीएल प्रोडक्ट की कॉफ़ी है। तो रेलवेज आपका बड़ा सप्लायर, आप रेलवेज के लिए बहुत बड़े सप्लायर हो और रेलवेज भी एक्सपैंड कर रहा है और वहाँ पर अब तक हमने प्रीमिक्स कॉफ़ी का कोई कल्चर नहीं देखा है। तो क्या आप रेलवे में इस कल्चर को लाने के लिए इच्छुक हो? 1। दूसरा, आपने खुद अभी अभी बोला कि कॉफ़ी कल्चर बढ़ रहा है और हम आसपास कैफेज खोलते हुए देख रहे हैं, तो क्या आप इसको ही इनकैश करना चाहते हो? तो पहला सवाल, हाँ बिल्कुल, रेलवेज के साथ हम भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे ही नहीं, बाकी अन्य जो सेगमेंट हैं, जहाँ, चाहे आप एयरलाइन ले लो, या आप इंस्टीट्यूशंस ले लो, ऑफिसेज ले लो, यहाँ पे भी हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इधर हमारे सैशेज हो गए या वेंडिंग मशीन्स हो गई, इनके थ्रू। और जहां तक आपकी बात सही है बिल्कुल कि हम यहाँ पे भी प्रीमिक्स कॉफी जो है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे बड़े, इससे क्या होता है, बहुत कन्वीनियंस फैक्टर आ जाता है। तो हमने काफी प्रपोजल्स रखे हुए हैं इन सब इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग रेलवेज के सामने, बट इनमें कई बार कुछ वक्त लगता है उनको कन्विंस करने के लिए कि ये आपके लिए अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो बातचीत बिल्कुल चल रही है और हम बिल्कुल चाहेंगे कि रेलवेज ये वाले प्रोडक्ट को अडॉप्ट करे। तो ये तो हो गई पहले आपके सेगमेंट के सवाल का जवाब। और दूसरा जो आपने पूछा, जो कैफे सेगमेंट है, हाँ बिल्कुल, वो भी हम इवेलुएट कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि हमने बहुत ही एक्सपेरिमेंटल तरीके से हैदराबाद में मेट्रोज पे हमने कियोस्क खोले थे, ताकि जो कैफे में लोगों को 250 रुपए 300 रुपए की कॉफी मिलती है, वही हम 50 रुपए में बढ़िया कॉफी जो है वो हमारे लोगों को पिला सकें और कॉफी की पेनिट्रेशन बढ़ा सकें। बट अब हम इसको आगे और मजबूत तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम कुछ कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं कि हम कौन सा मॉडल अपनाएं, ताकि हम अपना जो ये कैफे जो है वो मास तरीके से लोगों के बीच ले जा सकें। सो बिल्कुल इन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे और इन दोनों ही सेगमेंट पे जो है हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। सर, आपने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में मेंशन किया था कि आप रिटेल, आपका जो मार्केट शेयर है उसे बढ़ा रहे हो। 3% के आसपास का मार्केट शेयर की बातचीत थी जो और एक्सपैंड होगा। तो ये क्योंकि सीधा डायरेक्ट तरीका है जिससे आपका मार्केट शेयर और तेजी से बूस्ट कर जाएगा। तो अगर आप एक्सपेंशन पे आ रहे हो तो कौन कौन से ज्योग्राफीज आइडेंटिफाई कर रखी हैं? हैदराबाद पे पहले आपने बात की, तो क्या कुछ और मार्केट्स, सदर्न मार्केट्स को आप पहले अपना फोर्टे मानोगे या नॉर्दर्न मार्केट्स पे एक्सपैंड करोगे? नहीं, हम जहां तक रिटेल की बात है तो वो तो हम सभी मार्केट्स में एक्सपैंड करेंगे।
और इनफैक्ट हम चाहेंगे कि नॉन सदर्न मार्केट्स में भी एक्सपैंड करें, क्योंकि सदर्न मार्केट जो है वो तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो कॉफी इंडिया की कंजम्पशन होती है 65% के आसपास जो है वो सदर्न मार्केट्स में होती है। तो हम ये चाहेंगे हम ये कॉफी कल्चर को बाकी मार्केट्स में भी और ड्राइव इन कर पाए। तो काफी फोकस रहेगा हमारा नॉन सदर्न मार्केट्स में भी, हम पूरी तरह से एक्सपैंड करेंगे और हम ये चाहेंगे कि कॉन्टिनेंटल कॉफी जो है वो एक नेशनल जो है ब्रांड बन के उभरे। सर, दो पार्ट और, एक जो आपने इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की उसको लेकर कैसा आपका प्लान है, दूसरा वियतनाम, यहाँ पे कैपेसिटीज को ऐड करने की बातचीत की थी आपने, तो वहां पर अभी किस तरह की सिचुएशन है? तो वियतनाम में जो है हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी ऐड हो गई है, पिछले मार्च में हमने पूरा प्लांट कमीशन कर दिया है। सो जो 13,500 मेट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी का जो प्लांट था वो 30,000 मेट्रिक टन का हो गया है, और ऑलमोस्ट जो नया वाला एडिशन हुआ जो 16,000 हमने और ऐड किया है उसका ऑलमोस्ट 50% जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जैसा मैंने बताया था कि हम इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही तरह से B2B और B2C सेगमेंट में जो है जोर शोर से काम कर रहे हैं। B2B में हम नए मार्केट्स जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया अफ्रीकन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स में हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और B2C में जो हमने पहला वो किया ब्रांड एक्विजिशन के थ्रू, तो यूके मार्केट में अब हम अपना जो है ब्रांड को रीलॉन्च करने का, रिजरेक्ट करने का वो प्लान कर रहे हैं। और हम 3-4 और मार्केट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं इस वक्त कि जहां हम अपना कॉन्टिनेंटल ब्रांड भी लॉन्च कर सकें। तो इसके बारे में आने वाले वक्त में जब हम लॉन्च के करीब पहुंच जाएंगे तो मैं आपको और इसकी जानकारी दूंगा। क्योंकि इस पूरे एक्सपेंशन की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हायर साइड पे चली गई है इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर। सो क्या जो कैश फ्लो जनरेट होने वाले हैं वो इंटरेस्ट कॉस्ट को नीचे ले आएगा? कैसे डेट को ईज आउट करोगे आप? तो हम तो जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसी से डेट को सर्विस करेंगे। तो अगर आप देखोगे, हाँ, डेट्स अभी हाई लेवल पे होंगे अगले 2-3 साल, वो इस कारण से क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव जो है वो एक्सपेंशन जो है काफी कैपिटल इंटेंसिव है। दोनों जो एक्सपेंशन आ रहे हैं वो करीबन करीब 400 करोड़ के हैं। तो इस कारण से जो है डेट तो है हमारा, और डेट के कारण इंटरेस्ट कॉस्ट है जो कि हमारे प्रॉफिट से जनरेट होगा और जो हम सर्विस करेंगे। तो अगले 2-3 साल तो यही स्थिति बनी रहेगी, और उसके बाद जब ये जैसे जैसे डेट कम होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, तो हमारे जो है फ्री कैश फ्लोज और फिर बढ़ने लगेंगे। तब हम वो डिसाइड करेंगे कि फ्री कैश फ्लोज को हम और कैसे इन्वेस्टमेंट में तब्दील करें। ज्यादा केपेक्स और लगाने की बात है, या कुछ ब्रांड एक्विजिशन की बात है, या कुछ और सेगमेंट खोलने की बात है, वो उस समय हम डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। आपसे और बातचीत करने का मन था लेकिन समय थोड़ा खत्म हो गया इसलिए बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप HDFC बैंक लेकर आइए, क्योंकि नए हाइस पर HDFC बैंक अब कामकाज कर रहा है। 2% की बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद है और पूरी तरह से बाजार को सपोर्ट HDFC बैंक की तरफ से अब वापस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1672-73 के स्तरों पर कामकाज, निफ्टी बैंक भी डे हाई पर। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।